नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में जमीनों की अनुचित नीलामी को निरस्त कर दिया है। सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने ईआरसीपी के लिए हुई जमीनों की नीलामी में गड़बड़ी की शिकायत की थी। ये जिस शिकायत के बाद प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। जल संसाधन विभाग ने नीलामी निरस्त करने के आदेश दे दिए। इसके तहत बीकानेर और अलवर में जो नीलामी हुई है उसको निरस्त कर दिया गया है। आपको ये बता दें साथ साथ हम कि किरोड़ीलाल मीणा ने जल संसाधन विभाग में हुए भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था, जिसमें करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात कही गई थी। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया था कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अलवर शहर से मुख्य मार्ग की ओर जो जमीन है उसको ईआरसीपी को जो हस्तांतरित करने की बात हुई थी उसमें खसरा नंबर 44 को अनुचित तरीके से नीलाम कर दिया। मीणा ने आरोप लगाया कि 50 करोड़ रुपए की जमीन को मात्र 9 करोड़ में बेच दिया गया। किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की थी कि जमीन बेचने में करोड़ों का जो खेल हुआ है इसके बाद नीलामी को निरस्त कर दिया जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद सरकार ने शिकायत की पुष्टि करवाने के बाद अब यह एक्शन लिया है। अब सरकार की जांच में क्या पुष्टि हुई है, जल संसाधन विभाग के कौन कौन से अधिकारी इस पूरे मामले में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वालों पर अब क्या कार्रवाई होगी, ये भ्रष्टाचार किस सरकार के दौरान हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। सीएम के एक्शन के क्या मायने हैं, खसरा नंबर 44 जमीन है किसकी, वो रसूखदार कौन है जिसको फायदा हुआ है, क्या किसी प्राइवेट कंपनी ने इसका लाभ उठाया है, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को शिकायत करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा, उनके दावों में कितना दम है और अब सरकार द्वारा लिया गया एक्शन मुख्यमंत्री की इमेज के लिए कितना फायदेमंद ये साबित होगा भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एक सरकार की इमेज बनाने पर। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। प्रोग्राम के दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। फिलहाल हमारे साथ अटल खंडेलवाल जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए। यशवर्धन सिंह जी, आपका भी स्वागत है, कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से आप जुड़ रहे हैं। अरविंद चोटिया जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके बाद अन्य कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अरविंद चोटिया जी आपके पास आ रहा हूं। जी, दरअसल पूरा मामला मैंने अपनी शुरुआत की बात में समझाया, लेकिन आप एक बार जरा बताइए किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कुछ शिकायत दर्ज की थी, कितना उसमें दम था और क्या कुछ उसमें मुख्य तथ्य के रूप में उन्होंने पेश किया था, क्या जानकारी आपके पास भी है? किरोड़ीलाल मीणा जी जो हैं वो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं और मजे की बात ये कि अब वो सरकार में हैं तब ये बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो जमीनों की नीलामी रुकवाने की, जमीनों की जो बिक्री रुकवाने की ये मंशा सरकार की है। इसी के तहत सारी चीजें सामने आई हैं और सरकार चाहती थी कि जमीन की बिक्री न हो। कारण ये है कि पहले जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट था उसमें 50% जो है वो डिपेंडेबिलिटी की बात थी, जो अब 10 सरकार की जिम्मेदारी 10% की रह गई है। तो ऐसे में जमीनें बेचने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो प्रोसेस है पुराना, इसलिए उसको रुकवाने के लिए सरकार की ही ये कहीं ना कहीं पहल है और इसीलिए ये सारा कुछ प्लांटेड मामला है। प्लांटेड मामला आप क्यों कह रहे हैं इसको, कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये शिकायत के बाद जो कार्रवाई हुई है वो अब प्लांटेड बता रहे हैं आप, या क्या? थोड़ा सा और जरा आप एलैबोरेट कर दें अगर अपनी बात को। सर मतलब सरकार नहीं चाहती कि जमीनें बिके और इसीलिए ये जो आप खबरें की बात कर रहे हैं ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ही है। फिर किरोड़ीलाल मीणा का आगे आना भी सरकार की ओर से ही है। तो सरकार ही नहीं चाहती कि जमीनें बिके क्योंकि बेचने की जरूरत ही नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है, इस पर जवाब जरूर लेंगे। हम हमारे साथ इस वक्त मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको रोक रहा हूँ अटारिया साहब, मैं आपको रोक रहा हूं और सीधा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के पास हम लोग चलते हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किरोड़ीलाल जी, ये कौन से सूत्र आपके काम करते हैं, ये सूचनाएं कैसे आप तक पहुंच जाती हैं जो बड़े बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंचती, सरकार के अन्य मंत्रियों तक नहीं पहुंचती? जल संसाधन विभाग जिससे बेखबर रहा, लेकिन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आकर के ये बात उजागर की, सरकार को पत्र लिखा। किस तरह ये सूचना लगी आपके पास? देखो, ये तो जब से मैं राजनीति में आया हूं तब से एक विश्वास जनता में जागृत किया है कि कोई भी प्रकरण मेरी जानकारी में आएगा तो सामने वाला ये समझता है कि वो कहीं मैनिपुलेट नहीं होगा, वो सच्चाई से उजागर होगा और उस पर कार्रवाई होगी। तो पिछले राज में 5 साल में आपने देखा, चाहे पेपर लीक के मामले हो, चाहे भ्रष्टाचार के हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हो,
सब मामलों में मैंने प्रमाण दिए थे और बाकायदा तथ्यों के आधार पर मैंने कार्रवाई की मांग की थी, इसलिए सरकार ने कार्रवाई नहीं की। तो अब भजनलाल सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है कि पहली बार देश में पेपर लीक करने वाले 38 थानेदार जेल के शीशों में जेल की हवा खा रहे हैं। तो मेरा होता है सरकार का ध्यान आकर्षण करने का मामला। ये भी जो प्रकरण हुआ उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी जानकारी में आई तो उनको पत्र लिख दिया, फोन भी कर दिया। उनका ध्यान आकर्षण, उनके ध्यान में आई बात तो उनकी सदाशयता संवेदनशीलता इतनी है कि उसमें गड़बड़ हुआ, किसी ने भी किया, वो जांच का मामला है आगे। लेकिन उस लैंड को निरस्त कर दिया, 2 करोड़ियों के भाव में बेच दी थी। हाँ। कीमत मेरे हिसाब से करीबन 40-45 करोड़ की थी और वो 9 करोड़ में दे दी थी। अब ये जांच का विषय किसने दी, क्यों दी, क्या कारण है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो मैंने जांच की भी मांग की है। पर सरकार को जो 40-45 करोड़ का चूना लगता उससे सरकार बच गई। लेकिन सर ये क्योंकि ये बड़ा मामला है, सरकार इस प्रोजेक्ट पर, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है सर जिस पर आपकी सरकार बहुत ही तेजी के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस वक्त काम कर रही है। ऐसे में इसी प्रोजेक्ट की वर्किंग पर आपकी शिकायत सवाल खड़ा करती है। किन किन अधिकारियों के भी आपको डाउट है कि उन लोगों के भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, उनकी भी मिली भगत इसमें हो सकती है? देखो ऐसा है, ERCP एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ERCP प्लस PKC और पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक हो जाने के कारण ये एक राष्ट्रीय परियोजना हो गई, नेशनल प्रोजेक्ट हो गया। तो इसको 95% केंद्र देगा और 5% स्टेट को देना, 90% केंद्र देगा और 10% स्टेट को देना पड़ेगा। ठीक तो है। 10% के लिए, क्योंकि पिछली सरकार सारे खजाने को खाली कर दी, पिछली सरकार ने निर्णय लिया था कि ERCP एक बनाया जाए विभाग और उसमें जो इधर उधर की प्रॉपर्टी उनको बेचा जाए। तो पिछली सरकार में बिकी थी बीकानेर में, और ये भी शायद पिछली सरकार की कार्रवाई मेरे को पूरी तरह तारीख जान नहीं है, पर बेचो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु जितने की जमीन है उतने में बिके, ये मेरा कहना है और मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना है, ताकि पूरा पैसा आवे, उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान सरकार को नहीं हो, क्योंकि सरकार का पैसा जनता का पैसा है। सर एक बात इसमें ये स्पष्ट कर लेते हैं, एक बार ये बात स्पष्ट कर लेते हैं कि ये घोटाला जो हुआ है खसरा नंबर 44 को का आप जिक्र कर रहे थे, जिस जमीन की कीमत आप करीब 40 से 45 करोड़ बता रहे हैं, खसरा नंबर 44 नाम से ये उसका फिर आगे सूचना आई है। अब ये जो घोटाला है सर, ये किस सरकार के दौरान हुआ है, जरा ये अगर आप स्पष्ट कर दें। नहीं, घोटाला अनियमितता मिली जुली साठगांठ मैं इसको मानता हूं, और एक पार्टी विशेष को किस प्रभाव में मात्र 9 करोड़ में जमीन दे दी जी, तो वो जांच का विषय है। सरकार जांच कराएगी क्यों दी, किस कारण से दी, कौन कौन इसमें है, और समय पर दोषियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी जी। तो मेरा मुख्यमंत्री जी का मंतव्य तो इतना सा है, जो जमीन अगर 45 करोड़ की है जी, तो ERCP जो नहीं, ठीक बात है, जितनी कीमत उसकी है उससे अगर कम ज्यादा में रहेगा तो निश्चित रूप से सर करप्शन के संकेत मिलते हैं। मगर सर ये करप्शन के अलावा जो हमको पैसा देना, उसमें शेयर देना पड़ेगा, मैचिंग ग्रांट जी, उसके लिए पर्याप्त पैसा मिल जाएगा। इसलिए जितनी भी जमीन और ऐसी बिकेंगी, हाँ, उनमें सरकार के अधिकारी सावधानी बरतें ताकि पूरा पैसा सरकार के उसमें जावे और ERCP के उसमें हम 10% मैचिंग ग्रांट दे सकते। लेकिन सर ये जो नीलामी हुई है, ये विधानसभा चुनाव के बाद जब राजस्थान में नई सरकार बन गई, उधर मध्य प्रदेश में भी जब नई सरकार बनी और ERCP को लेकर सुलह हो गई दोनों प्रदेशों में, केंद्र की भी इसमें बड़ी भूमिका रही, उसके बाद ये खसरा नंबर 44 की जमीन बेची गई, या ये जो शुरुआत के जो प्रोजेक्ट जब चले थे उस दौरान ये चीजें हुई हैं गहलोत सरकार? शुरुआत में जो प्रोजेक्ट चले थे, जब ये निर्णय लिया गया था राज्य सरकार ने, गहलोत सरकार ने, कि हम इसमें जल संसाधन विभाग की यानी कि सिंचाई विभाग की जितने भी प्रॉपर्टी हैं
उनको हम बेच के पैसा जुटाएंगे। ठीक है, तो सर अभी जल संसाधन विभाग की ओर से आप बता रहे हैं कि तमाम अभी जांच पड़ताल होगी, लेकिन इतना क्योंकि बड़ा अमाउंट है सर, 50 करोड़ की जमीन 9 करोड़ में बेच दी गई। दरअसल में मेरी जानकारी में विशेषकर ये वैसे ज्यादा आया, ये हॉर्टिकल्चर की जमीन है। हाँ, जो विभाग मेरे पास है जी, और हमारा हर वर्ष उसमें एक बाग लगा हुआ है जिसमें 70,000 रुपए की कमाई जी हॉर्टिकल्चर को मिलती है जी। इसमें आम के पेड़, अमरूद के दूसरे फलदार पेड़ लगे हुए हैं। किसी कारण से वो सिंचाई विभाग में चढ़ गई, तो वो उसका दावा चल रहा है एसडीओ अलवर के यहाँ। हाँ, और दावे के दौरान या लिटिगेशन के दौरान जमीन बेचना ये और भी गलत है। हाँ, तो मेरी जानकारी में इसलिए ज्यादा जल्दी आया, मेरे विभाग की जमीन खुर्द-बुर्द कर दी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी की जानकारी में डाल दिया। तो क्या आपने सर अपने विभाग में भी अब कार्रवाई के लिए, जांच के लिए बात की है, कोई टीम गठित की है कि और भी जगहों पर जरा एक बारी फॉलोअप लिया जाए? हाँ, मैंने टीम गठित की है, मेरा विभाग इसमें जांच कर रहा है, कुछ ही दिनों में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और हमने मेरे विभाग के अधिकारी को ये कहा है कि भाई एसडीओ अलवर के यहाँ अपना म्यूटेशन खुलने का दुरुस्ती का दावा चल रहा है, उसमें गति लाई जाए ताकि हमारी जमीन हमारे नाम नामांकन खुल जाए। सर बड़ा अनोखा अंदाज आपका रहा है, आप हमेशा आपका जो अंदाज रहा है बड़ा अनोखा रहा है। आप हमेशा तमाम तथ्यों के साथ, और सरकार कोई भी हो, ये एक बड़ी बात इसमें निकल के आई है कि इस बार तो मौजूदा सरकार आपकी थी और अपने अंदाज को आपने कायम रखा और आप ये शिकायत लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। अब कब तक इसमें उम्मीद की जाए कि आगे इसमें हमें कार्रवाई और देखने को मिलेगी? नहीं, तो मेरी शिकायत के करीबन 10-15 दिन बाद ही मुख्यमंत्री जी ने इसको निरस्त कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया, और ऐसे कोई जो मुद्दे आएंगे हाँ, वो मैं पहले भी सरकारों की जानकारी में डालता आया था। हाँ सर, यही सवाल है, यही एक क्यूरोसिटी भी है। मैं सवाल तो नहीं कहूंगा, इसको जिज्ञासा कहूंगा। खासतौर पर आपकी भी समर्थकों की ये जिज्ञासा रहती है कि किरोड़ीलाल मीणा जी के पास ये तमाम जानकारियां कहां से आती हैं। आपका जो एक अलग से एक नेटवर्क चलता है, सरकार कोई भी हो, प्रशासन किसी का भी हो, किरोड़ीलाल जी का एक नेटवर्क चलता है जिससे वो तमाम चीजें जो उनको लगती है वो निकाल लेते हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो या अब ये जमीन घोटाले का मामला हो गया, और एक लंबी फहरिस्त है। इस नेटवर्क को जरा प्लीज बता दीजिए सर। देखो जगह ऐसा है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे चुनाव से पहले जब गहलोत साहब का राज था तो CWC की मीटिंग हुई थी उदयपुर में। हाँ, उदयपुर में पूरे देश के डेलीगेट्स वहां पर आए थे, सोनिया राहुल सब आए थे। तो मेरे को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि जहां जिस होटल में ये मीटिंग हो रही है ये आदिवासी की जमीन पर बनाई गई है और सिंचाई विभाग का जमीन पर कब्जा कर लिया है, और जो नेचुरल फ्लो था पानी का झील का उसको रोक दिया है। तो मैंने उससे कागज मंगवाए, कागज तैयार कराए, कागज तैयार करके मैं उदयपुर पहुंच गया। तो उस उदयपुर के व्यक्ति का मेरे पे भरोसा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल को चीज बताएंगे तो हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाएंगे। तो मैं उदयपुर पहुंच गया। उदयपुर पहुंच के मैं सोनिया गांधी जी को कहना चाहता था कि ये आदिवासी की जमीन पर कांग्रेस अपना मीटिंग कर रही है, इस पर कब्जा है और सत्ताधारी दल के लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए आप यहाँ मीटिंग मत करो। लेकिन मेरे को मिलने नहीं दिया सोनिया गांधी से। उस समय पुलिस ने गिरफ्तार करके मेरे को जिला बदर कर दिया, सांसद होते हुए भी। तो जो जनता है, सूचना देने वाला है, उसको विश्वास रहता है कि हम इनको सूचना देंगे तो ये अटमोस्ट लेवल तक जाकर उसका समाधान निकालेंगे, मैनेज नहीं होंगे या किसी के सामने झुकेंगे नहीं, सच्चाई को उजागर। तो सर ये जो भरोसा आपने कायम करवाया आपके समर्थकों पर और आम जनता पर भी, क्या ये भी आपके मन में सवाल रहता है कि कहीं इस भरोसे को आगे बढ़ाने के चक्कर में मेरी सरकार के लिए मैं कोई समस्या ना खड़ी कर दूं? ऐसा ये चीज अभी जो मैंने उठाया था अपना ये हॉर्टिकल्चर वाली लैंड 7 बीघा जो कम दाम में बिकी, तो मेरे को कुछ लोगों ने कहा भी था कि आप अपनी सरकार के खिलाफ। मैंने कि अपनी सरकार को, हमारी को मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। हाँ। तो सरकार के खिलाफ कहाँ हुआ है? तो सरकार के बेनिफिट में है कि मैं 40 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार के खजाने में डलवाऊंगा। तो वो बेनिफिट अब सरकार उसको बेचेगी तो पूरा खुली नीलामी होगी
तो अभी आप इससे संतुष्ट हैं सर? सरकार ने जो अभी त्वरित रूप से एक्शन लिया है, नीलामी निरस्त कर दिया है, आप संतुष्ट हैं इससे? पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अब मुख्यमंत्री जी से मिलकर जिनने ये गड़बड़ की है उनके खिलाफ जांच की मांग और करूंगा। एक सवाल और आ रहा था सर, एक सवाल और आ रहा था। मैं आपसे जुड़ने से पहले अपने एक गेस्ट से चर्चा कर रहा था, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। वो कह रहे हैं कि वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कहीं खुद ही तो नहीं चाहती कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े और इसीलिए किरोड़ीलाल मीणा के माध्यम से इस तरह की शिकायतें अब आगे भी आती रहेंगी। क्या ऐसा भी, क्योंकि एक विपक्ष ऐसा भी एंगल दे रहा है, तो प्रोजेक्ट तो तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि 90% केंद्र दे रहा है, हमको मात्र 10% देना है। अब उस तरह से 10% में कुछ माफिया, कुछ अधिकारी मिलके पैसा इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। बोलो एक तरफ तो 9 करोड़ आया है और आना चाहिए था 45 करोड़। तो ये मेरा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, पूरा पैसा आए जिससे ERCP जो आयोग, ERCP जो योजना है उसमें पैसा हम तुरंत जमा करा सकें। 10,000 करोड़ जल्दी से जल्दी पैसा इकट्ठा हो। हमारी मंशा भी ये है कि हमारी बैठक ग्रांट हम जल्दी केंद्र को दें जिससे तुरंत काम चालू हो जाए। काम तो चल रहे हैं, हाँ। लेकिन उसको तेज गति आ जाए, पैसा लुटे नहीं, भ्रष्टाचारी पैसे को ले नहीं जाए। सर ये खसरा नंबर 44 दरअसल है किसका, क्या ये भी आपने पता किया है क्या? ये किसकी जमीन थी? जमीन है हमारी, हॉर्टिकल्चर की जमीन है, बिल्कुल। कृषि एवं उद्यान, हाँ, बहुत सारे पेड़ हैं और 70,000 प्रति वर्ष हमारे पेड़ों के फल बिकते हैं। अगर सरकार को सपोर्ट में डरता है हम किसी तो उसका दुरुस्ती का दावा हमने कर रखा है, इसलिए जमीन हमारी है और ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर है जो सरोवर का हार्ट कहना चाहिए। इस दृष्टि से किसी ने मैनेज करके उस जमीन को कम भाव में ले लिया। तो सर मैं 2 सवाल और पूछूंगा आपसे, फिर मैं आपका उसके बाद एक सवाल तो ये भी है, क्योंकि ये जमीन हॉर्टिकल्चर की आपने बताया, ये आप ही का विभाग है, तो क्या इसमें कृषि विभाग के भी कुछ अधिकारी शामिल हो सकते हैं? ना, हमारे विभाग को तो पता जब लगा जब ये सौदा हो गया। इवन वहां के कलेक्टर को भी पता नहीं था, हाँ, SDO तहसीलदार को भी पता नहीं था। तो जानकारी हमारे विभाग को नहीं हुई। जैसे हुई वैसे हमारे विभाग ने SDO अलवर के जाके आपत्ति दर्ज कराई, आपके यहाँ हमारा दुरुस्ती का दावा चल रहा है और ऐसे में जमीन को बेच दिया। तो उसमें कार्रवाई हमारा विभाग आगे करेगा और राज्य सरकार ने अब जमीन वो निरस्त कर ही दी। तो सरकार के स्तर पर तो गंभीरता से लिया जा रहा है। तो सर बुनियादी रूप से तो अगर वैसे देखें, बुनियादी रूप से तो 2 पार्टियों का होना तो जरूरी है नीलामी के लिए। एक नीलामी जिसकी हो रही है, जिसकी जमीन की, वो पक्ष तो जरूरी है और वो पक्ष आप ही के विभाग का है, तो उनकी गैर उपस्थिति में ही कैसे ये डील हो गई? फिर वो डील इसलिए हो गई कि वो रिकॉर्ड में सिंचाई विभाग की बोल रही है, जबकि जमीन हमारी है, पोजीशन हमारा है जी, वर्षों से जमीन हमारी है, पोजीशन भी हमारा ही है। और जब सिंचाई विभाग के नाम चढ़ गई तो उसकी दुरुस्ती करके याचिका हमने SDO को लगा रखी थी। अब कोर्ट का फैसला समय पर नहीं आया, इस मौके का उन्होंने फायदा उठाया और वो सिंचाई विभाग के अधिकारी से मिलकर इस जमीन को पौधों के भाव में ले गए, जिसको हमने रुकवा दिया, निरस्त करवा दिया। ठीक है सर। किरोड़ीलाल सर, क्या और भी कुछ जमीन अब भी हो सकती हैं? क्या अब लगातार इस पर जांच पड़ताल बैठेगी अन्य विभाग, अन्य जमीनों पर भी? क्या ERCP, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, क्या और भी जमीनें इस तरीके से नीलाम हुई हैं? ये सरकार पता कर रही है जी कि और ERCP के नाम से कहाँ जमीन नीलाम हुई है या प्रॉपर्टी नीलाम हुई है। तो सरकार अब इस प्रकरण के बाद में कोई चौकन्ना हो गई है जी, और पूरे जहाँ जमीनें और एसेट्स बेचे गए हैं जी, उनकी जांच भी सरकार करेगी। तो भ्रष्टाचार की कहीं भी संकेत सामने आएंगे तो किरोड़ीलाल मीणा इस तरह के अपनी जो अंदाज जो आपका है, अंदाज़े बयां जो है आपका, वो जारी रहेगा? बिल्कुल, मेरा भाई भी करे, भतीजा भी करे, मेरा खास वर्कर भी करे, मेरा पार्टी का कोई आदमी भी करे,
ठीक है, तो मैं लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ मैं चाहे इसके लिए मेरे को कुछ सुनना पड़े, सब कुछ सुनने को भी तैयार हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी अंदाज के लिए आप जाने भी जाते हैं। किरोड़ीलाल मीणा साहब, आप हमारे साथ जुड़े एनडीटीवी राजस्थान पर, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से हम लोग चर्चा कर रहे थे। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था उसी संबंध में। अब उस पर कार्रवाई हुई है। नीलामी जिस ज़मीन की हुई थी उसको निरस्त कर दिया गया। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, वापस उनकी ओर लौटते हैं। अरविंद चोटिया जी, वापस आपके पास आ रहा हूँ। आपका सवाल मैंने पूछा ज़रूर, उन्होंने उत्तर जो दिया आप उससे संतुष्ट हैं? सर अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, करीब करीब। जी, आपने सवाल सुना मेरा? मैं कह रहा था मैंने आपका सवाल उनसे पूछा, आपका क्या राय है उस जवाब पर? जी, करीब करीब मैं उनकी राय से इत्तेफाक रखता हूं। जी ठीक है, अटल खंडेलवाल आपके पास आ रहा हूं। आपकी ये जो प्रोजेक्ट है, ये वो प्रोजेक्ट जिस पर भजनलाल सरकार बहुत तेजी से काम करती हुई दिखाई देती है। तमाम वादे दावे किए गए और लगातार अब इस पर काम होता हुआ भी ये दावे हो रहे हैं कि ये काम हो रहा है। ऐसे भी इस बीच में ये शिकायतें, अब इस पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन आगे क्या? आप देखिए राहुल जी, जो पीकेसी ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है, अब ये नेशनल प्रोजेक्ट बन गया है क्योंकि इसको रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से जोड़ दिया गया है। तो इसमें 90% तो केंद्र सरकार देती है और 10% हमें देना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार पे जो लोड आ रहा है वो अब मात्र 4000 करोड़ का आ रहा है। अब क्योंकि पहले ये राजस्थान सरकार की एक तरीके से जबरन वो कोशिश थी और केंद्र सरकार के साथ वो उसका एडजस्टमेंट नहीं था, नहीं करने के लिए, तो वो ये मान रही थी कि भी हम अकेले के दम पर ये सारा प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। और इसलिए उन्होंने एक इस तरीके का विभाग बनाया, जलदाय सिंचाई विभाग का, कि जो कि जलदाय और सिंचाई विभाग में जो जमीनें पड़ी हुई है उनको बेच करके, नीलाम करके और फिर वहां से पैसे को इकट्ठा करने वाले थे। अब क्योंकि 4000 करोड़ राजस्थान सरकार अपने हिसाब से अलग अलग सोर्सों से ही इकट्ठा कर लेगी, तो उस तरीके की विभाग जो बनाया गया था, ये प्राधिकरण, उसकी अब कोई मेरे को नहीं लगता कि औचित्य है। तो आने वाले समय में सबसे पहले तो इस तरीके से जो जमीनें जो नीलाम करने की योजना थी उसको निरस्त कर दिया जाएगा। अभी तो ये दो जैसे ही संज्ञान में आया, किरोड़ीलाल जी ने, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे शिकायतें और आगे आएंगी या कुछ और संकेत मिलते हैं तो कार्रवाई होगी। यशवर्धन सिंह साहब, किरोड़ीलाल मीणा साहब कह रहे हैं कि ये जमीन जिसको लेकर के उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, ये घोटाला आपकी गहलोत सरकार के दौरान हुआ था, इनिशियल फेज में। क्या अब तक आप लोगों ने इस मामले के सामने आने के बाद अपनी ओर से भी कोई जांच पड़ताल करवाई है? राहुल जी, एक तो तारीख नहीं बताई कि नीलामी हुई किस दिन थी। ये जो सरकार ने फैसला क्यों लिया, पिछली सरकार ने जमीनें बेचने का, उसका बड़ा कारण ये रहा कि 5 साल तक लगातार गहलोत गवर्नमेंट ये कहती रही कि इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया जाए, स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और हम चाहते हैं कि इन 13 जिलों को पानी मिले। 5 साल तक इसको नेशनल प्रोजेक्ट नहीं घोषित किया गया। तो जबरदस्ती जो अटल जी कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जबरदस्ती खुद ही पूरा करना चाह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट तो खुद कह रही थी कि आप इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करो, 90% फंडिंग आप करो, 10% हम करेंगे, लेकिन वो नहीं किया गया। उसका बड़ा कारण है कि यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और किसी भी तरीके से श्रेय को बांटने का जो चरित्र है वो केंद्र सरकार में और इन लोगों में नहीं है। इसलिए 5 साल तक वो पूरा एरिया पानी के लिए त्राहिमाम करता रहा। ये जो जमीन की नीलामी का मामला है अलवर की, अगर आप सुरेश रावत जो मंत्री हैं उनका बयान पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि नीलामी इन्हीं की हुई। हमने तो केवल उस वक्त 1100 हेक्टेयर जमीन इसलिए ईयरमार्क की थी कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है तो हम 1100 हेक्टेयर जमीन अलग अलग जगह पे जो है वो ईआरसीपी निगम को दी और उसको बेचकर हम पैसा उगाएंगे और उगाकर फिर इस प्रोजेक्ट को चालू करेंगे, क्योंकि जनता प्यासी नहीं रह सकती। ये जो नीलामी हुई है, इस पे सुरेश रावत जी ने जो बयान दिया है वो ये कह रहे हैं कि साहब भारत सरकार की एजेंसी ने वैल्यूएशन किया था इस जमीन का और स्वतंत्र एजेंसी ने इसको नीलाम किया है। और मीणा साहब, किरोड़ीलाल जी मीणा साहब जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वो केवल इसलिए उठा रहे हैं कि उनके डिपार्टमेंट की जमीन बता रहे हो। बाकी सुरेश रावत जी ने कहीं ये नहीं कहा कि साहब इसमें कहीं घोटाला हुआ है, कुछ हुआ है। वो तो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भारत सरकार की एजेंसी ने इसका वैल्यूएशन किया है।
तो ये नीलामी इन्हीं लोगों की इसी सरकार में, भजनलाल सरकार में हुई है, पिछली सरकार में नहीं हुई। मैं लगातार सुनने की कोशिश कर रहा था कि वो मुझे डेट बताएं कि नीलामी हुई कब है, लेकिन वो डेट नहीं बताई उन्होंने बड़ा गोलमाल सा जवाब देकर और उसको कंक्लूड कर दिया। तो अटल खंडेलवाल जी, अगर ये अब ये जब मामला आगे बढ़ेगा, विपक्ष के भी संज्ञान में मामला आया, अब जिस तरह यशवर्धन सिंह जी अपने तथ्य बता रहे हैं या वो अपना दावा कर रहे हैं कि ये नीलामी इस सरकार में हुई है, अब ये मामला जब आगे बढ़ेगा, गहन जांच होगी, तो कहीं ये एक फजीयत ना बन जाए सरकार के लिए? अटल जी नहीं राहुल जी, इसमें फजीयत की क्या, जैसे ही हमारे आप देखिए ना कि हमारे जो सबसे सीनियर लीडर है, जैसे ही उनके संज्ञान में आया, उन्होंने मुख्यमंत्री साहब से बात किया, कितना ट्रांसपेरेंसी है कम्युनिकेशन में, आप देखिए गैप ही नहीं है। और तुरंत से जैसे ही मुख्यमंत्री साहब के संज्ञान में आया, उन्होंने निरस्त कर दिया। हिसाब से तो होना ये चाहिए था कि भाई ये प्राधिकरण है, उसको भी मेरा ख्याल है कि भी इस तरह से नीलामी करने से पहले पूछ लेना चाहिए था डिपार्टमेंट से। बट क्योंकि उनको पुरानी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने अधिकार दे रखे थे, तो ये जांच का विषय है कि हुआ क्या, कैसे, तो प्रशासन हुआ, किसने किया, देखो प्रशासन के अधिकारियों के बिना तो और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के बिना तो इस तरह का खेल संभव ही नहीं है। अब सवाल यह है कि वो देखिए कौन से प्रशासनिक अधिकारी हैं? खेल चल रहा होगा वो जांच का विषय है और उसमें हम उदासीनता नहीं बरतेंगे। जो इसके अंदर आएगा, गलत तरीके से जो काम हुआ अगर होगा, तो उन पे उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, तो इसमें फिर एक सवाल है, इसका जवाब फिर मैं अरविंद चोटिया जी से भी लूंगा। लेकिन पहले अटल जी ये बताइए, जो जांच तो कराई है सरकार ने कहा था जांच में अगर कुछ पुष्टि होती है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी जो नीलामी निरस्त की गई है, इसमें जांच में क्या निकल के आया सरकार की शुरुआती जांच? देखिए शुरुआती जांच में केवल ये कि इस जमीन को जो डीएलसी की वैल्यू है उस तरीके से इन लोगों ने लगाया, जबकि इशू ये है कि भाई ये जमीन बिकी ही क्यों, क्या जरूरत पड़ गई थी जब ईआरसीपी प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया और उसकी जगह से जो 4000 करोड़ है वो हम अपने संसाधनों से या अलग तरीके से जुटाएंगे, तो ये अब निकल कर आएगा। अभी तो तुरंत ये कार्रवाई करनी थी कि ये जो नीलामी अगर गलत हुई है तो इसको तुरंत निरस्त करो। तो क्या केवल खसरा नंबर 44 जिसकी बात हो रही है अटल जी, केवल उसकी नीलामी निरस्त की गई है या अन्य जमीनों के पर भी ये कार्रवाई है? बीकानेर, अलवर में तो जहां जमीन बिकी सभी को निरस्त किया गया ना? देखिए ये जो आप जो बोल रहे हो, बीकानेर और अलवर, अभी ये 2 जमीन बिकी थी और अभी और भी कुछ बिकी होंगी, तो ये अभी संज्ञान में आ जाएगा क्योंकि अब ये जांच का विषय हो गया है। इसके लिए बकायदा कमेटी वगैरह गठन हो चुका है और जांच चल रही है, तो जल्दी आ जाएगा कि और कहीं भी जिस तरह की हुई क्या, और हुई तो वो सही रेट पे हुई या गलत रेट पे हुई या क्या हुआ उसके अंदर, तो ये सब अब आ जाएगा। लेकिन उदासीनता नहीं बरती जाएगी और जो भी इसमें यदि गलत हुआ है तो उन लोगों पे उचित कार्रवाई होगी। ठीक है अरविंद चोटिया जी, मैं ये एश्योर कर सकता हूं आप जी। अरविंद चोटिया जी, क्या कुछ मैं वही सवाल आपसे कि जो शुरुआती जांच जो सरकार द्वारा की गई है, प्रारंभिक जांच ही सही, उसमें क्या कुछ ऐसा तथ्य निकल के सामने आया कि भाई जिससे एटलीस्ट इस बात को रिकॉग्नाइज तो कर ही लिया गया कि भाई शिकायत जो है वो बिल्कुल ठीक है और नीलामी निरस्त कर दी गई? देखिए नीलामी तो निरस्त कर दी गई, लेकिन सरकार के स्तर पर काफी सारे जो ठीक है, अरविंद जी के साथ फिर हम दोबारा जुड़ेंगे। यशवर्धन सिंह जी के पास चलते हैं। यशवर्धन साहब, अब चुनाव तो हो गए हैं, मतदान भी हो चुका है, लेकिन क्योंकि बाकी देश में चुनाव जा रही है और बीजेपी, आप भी बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से अपनी इमेज के लिए सेंसिटिव रहती है, ऐसे में ये जो अब ये शिकायत सामने आई, क्या ये दावा कि एक बहुत ट्रांसपेरेंसी है सरकार के मंत्रियों के बीच में, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में, और भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार क्लीन रूप से काम करेगी, क्या बीजेपी के इस दावे में दम भरता है ये पूरा मामला? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। हमारी चर्चा जारी है कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीना की उस शिकायत पर हुई कार्रवाई में, जिसपे अब अनुचित रूप से नीलाम हुई ज़मीन को निरस्त कर दिया गया है। ईआरसीपी योजना के तहत ये नीलामी हुई थी, लेकिन अब तमाम सवाल इससे खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो नीलामी के ऊपर ही खड़ा हो रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ अरविंद चोटिया जी मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल मैं यशवर्धन सिंह साहब आपसे पूछ रहा था कि क्या बीजेपी का ये जो दावा है क्लीन इमेज का, क्या ये पूरा प्रकरण उनकी इमेज को और पॉजिटिव कर रहा है और स्ट्रॉन्ग करेगा?
नहीं, इसमें पॉजिटिव तो कैसे करेगा आप बताइए। भजनलाल सरकार के 2 मंत्री आमने सामने हैं, एक मंत्री दूसरे मंत्री के ऊपर एक तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि आपने 50 करोड़ की जमीन 9 करोड़ रुपए में से, और दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशन हुआ है वो भारत सरकार के एजेंसी से हुआ है और जो नीलामी हुई है वो स्वतंत्र एजेंसी द्वारा करवाई गई, इसलिए इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो 2 मंत्री आमने सामने हैं, और ये तो किरोड़ी लाल जी मीणा जो यानी जिनकी छवि ऐसी है कि वो मुद्दों पर लड़ते हैं, इसलिए संज्ञान हो गया। बाकी तो अगर और कोई बोलता तो मुझे नहीं लगता कि इस पर इतनी जल्दी कोई कार्रवाई होती। और मैं आपके माध्यम से 1 मिनट में दर्शकों को फिर से बताना चाह रहा हूं कि पिछली सरकार 5 साल तक ये कहती रही कि इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया जाए। जब वो नहीं हुआ तो बजट में 13,000 करोड़ एलोकेट किए गए गहलोत सरकार द्वारा, और 1100 एकड़ जमीन ईआरसीपी निगम के हवाले की गई कि भाई आप इसको बेचेंगे और फिर हम पैसा उगाएंगे। फिर सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद 5 फरवरी 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने ये स्पष्ट किया कि चूंकि अब राज्य में भी भाजपा की सरकार आ गई है, इसलिए अब केंद्र 90% फंडिंग इस प्रोजेक्ट की करेगा। जब अब ये इसकी टाइमलाइन देखनी पड़ेगी कि ये जो जमीन अलवर वाली जमीन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये 5 फरवरी के बाद नीलाम हुई है, तो इसका मतलब है कि जो इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो मैसेज होना चाहिए, वो नहीं है। और मुख्यमंत्री के स्तर पर इतने बड़े प्रोजेक्ट में उनको ये संज्ञान लेना चाहिए था कि 5 फरवरी 2024 को क्लियर हो गया कि 90% पैसा सेंटर दे रहा है, तो अब हम ईआरसीपी निगम के हस्ते जो जमीनें की गई है 1100 हेक्टेयर जमीन जो है उसको हम नीलाम नहीं करें। तो इसलिए यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन लगता नहीं है। और अब एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा है, तो या तो जो आरोप लगाने वाला मंत्री है वो सही है या डिफेंड करने वाला मंत्री वो सही है। तो ये जांच में आएगा। इसमें देखिए अटल जी, इसमें अब देखिए 7 जमीन है, 7 जमीन है टोटल, 2 टापू में, एक भीलवाड़ा में, एक सरदार शहर, एक राजसमंद, एक बीकानेर और एक अलवर की जमीन है, जिसमें से बीकानेर और अलवर वाली जमीन बिकी है। और ये जिस चीज का जिक्र यशवर्धन साहब कर रहे हैं उसके बारे में मैं पढ़ रहा हूं तो मालूम ये हो रहा है कि देखिए जल संसाधन विभाग ने सरकारी विभाग की जमीनों को सर्वे और डेटा एनालिसिस, मार्केट सर्वे, जमीनों की रेट और फाइनेंस भारत सरकार की जो एजेंसी है, कौन सी है, मैकॉन, तो मैकॉन जो है भारत मैकॉन लिमिटेड, उससे ये पूरा काम करवाया था। अब निगम ने इसमें से कुछ जमीनों की एमएसटीसी लिमिटेड के जरिए नीलामी करवाई, लेकिन केवल अलवर और बीकानेर की जमीन बिक पाई और उसमें से भी 9 करोड़ रुपए केवल जमा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की ओर से प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा खेल इसमें हुआ है, क्योंकि सवाल, सबसे पहला सवाल तो फिर यह भी बनता है कि जब ऑलरेडी केंद्र सरकार इसमें 90% पैसा दे रही है तो फिर जमीनों की नीलामी की इतनी आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? क्या यह प्रोसेस रुकेगा? देखिए राहुल जी, मैं आपको स्पष्ट करूं कि ये प्रोसेस 100% रुकेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि ईआरसीपी का प्रोजेक्ट आने के कुछ टाइम बाद ही आचार संहिता लोकसभा के लिए लग गई थी और सारे लोग, तो जो पहले से जो काम चले आ रहे हैं प्राधिकरण के, जो इन्होंने प्राधिकरण इस ईआरसीपी को लेकर बनाया, उसके काम चले आ रहे हैं, उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। तीसरी बात, यशवर्धन सिंह जी बार बार ये कह रहे हैं कि श्रेय नहीं देने के कारण ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है यशवर्धन सिंह जी, ईआरसीपी के अंदर चला करके जिद पकड़ करके अशोक गहलोत साहब ने ये इस तरह का निर्णय लिया। 2 बार डीपीआर 50-50% पे बनाई, जबकि निर्भरता 75% की है। जितनी भी राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं उस पे 75% निर्भरता होती है, तभी उसको राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल कर लिया जाता है। ये बिल्कुल सबको पता है ये बात, और एज ए मुख्यमंत्री उनको तो अच्छे से पता होगा, लेकिन क्योंकि वो इसको मुद्दा बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने नहीं होने दिया। ये क्लियर कट है, चाहे उसके लिए फिर राजस्थान सरकार की जमीनें ही क्यों ना बेचनी पड़े, तो निर्णय तो उनकी तरफ से ही गलत था। खैर कोई नहीं, उस बात को भी अपन यहाँ पर इस मुद्दा नहीं बनाते। मैं ये कहना चाहता हूं कि जमीन का वैल्यूएशन करवाया गया होगा, निश्चित रूप से करवाया गया होगा, और वैल्यूएशन के बाद एक तरीका आया होगा और कि भाई किस तरीके से पार्टिसिपेशन करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो वो जो पीछे से चल रही है वो कवायद चल रही होगी, और ये जांच का विषय है कि भाई कैसे वो, कितनी पार्टियां आई, कब हुआ, उसका वैल्यूएशन ठीक था या नहीं है। क्योंकि डीएलसी रेट और जमीन की रेट में अंतर बहुत सारी जगह है। ऐसा नहीं है, इनको पता है यशवर्धन सिंह जी को कि बहुत सारी जगह
जो सर्कल रेट होती है किसी जमीन की और जो एक्चुअल रेट होती है उसमें डिफरेंस आता है, और ये बिड पर निर्भर करता है कि कितने लोग आए, कितनों ने पार्टिसिपेट, ये सब जांच के विषय है सर। इसको बहुत साधारण तरीके से अगर अपन खोजना चाहेंगे तो आसान नहीं है। और ये अच्छी बात लगी मेरे को तो कि वरिष्ठ एक हमारे मंत्री जी के संज्ञान में कोई बात आई और मुख्यमंत्री जी तक वो बात पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री जी ने भी बिना देर किए उसको निरस्त किया। यशवर्धन जी, सुरेश सिंह रावत साफ साफ कह चुके हैं कि हमारा नीलामी का कोई इरादा नहीं है। अब ये प्रोसेस अगर रुकता है, इसमें जो छुटपुट जो कार्रवाई जो भी अब जिस प्रकार से भी सरकार द्वारा की जाएगी वो कार्रवाई अगर होती है और ये नीलामी का प्रोसेस अगर रोका जाता है तो क्या विपक्ष इससे संतुष्ट होगा इस पूरे प्रोजेक्ट पे? नहीं, नीलामी की प्रोसेस तो उसी दिन रुक जानी चाहिए थी जिस दिन 5 फरवरी 2024 को, अच्छा मैं एक चीज 5 फरवरी 2024 को जो कहा गया कि 90% फंडिंग सेंटर करेगा, तो 6 फरवरी को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए थी कि अब कोई नीलामी होगी नहीं। मैं अटल जी को एक बात बताना चाह रहा था बहुत सम्मान के साथ। ये मेरे पास बयान है गजेंद्र सिंह जी का, ये जो 50% 75% का जो इशू बता रहे हैं, गजेंद्र सिंह जी ने क्लियर किया कि द प्रोजेक्ट डजंट नीड टू बी अकॉर्डेड नेशनल स्टेटस एज इट इज नाउ पार्ट ऑफ द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। यानी इसको अघोषित रूप से बैंगलोर से 90% फंडिंग दी गई है, नेशनल प्रोजेक्ट इसको नहीं घोषित किया गया उनके कथन के अनुसार। नहीं तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये रिवर के जितने भी प्रोजेक्ट है पूरे देश भर में, उसके लिए ये स्पेशल प्रोविजन किया गया इन सबको कंप्लीट करने के लिए। और रिवर प्रोजेक्ट के लिए तो हम अशोक गहलोत साहब से भी बार बार कह रहे थे कि इसको इस प्रोजेक्ट में ले लीजिए और हम इसके लिए 90% करने को तैयार है, बट ही इज नॉट एग्रीड अपॉन इट। तो यहाँ फंस गया था। उसके लिए सेंट्रल वाटर कमीशन है। और ये जो गजेंद्र सिंह जी ने 5 फरवरी को कहा, अगर ये पहले कह देते तो न तो निगम बनाना पड़ता, न 1100 एकड़ जमीन करनी पड़ती, न 13,000 करोड़ की घोषणा करनी पड़ती। आपने बहुत बार कहा, बहुत बार गजेंद्र सिंह जी ने पूरा मंत्रालय यहाँ ले आए थे। अटल जी आप मुझे बोलने देखिए, मेरी चांस है, मैं बीच में नहीं रोकता। जब बात ये चल रही थी कि 90% फंडिंग आप कीजिए, तब ये कह रहे थे कि नहीं साहब 50% का ये है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसी है। वो ये कह रहे हैं कि अब नेशनल प्रोजेक्ट की जरूरत ही नहीं है, तो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो ये स्पष्टीकरण आप पहले दे देते तो गहलोत गवर्नमेंट को ये सब काम करने ही नहीं पड़ते, जनता को भी राहत मिल जाती। लेकिन आप सरकार बदलने का इंतजार कर रहे थे, और अगर दोबारा कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती तो फिर ये 5 साल तक लटका रहता। मैं इसमें एक राहुल जी, मैं यमुना जल मामले में मैं लिटिगेंट हूं कोर्ट में, पिछले 6 साल से हाई कोर्ट में पीआईएल के थ्रू लड़ रहा हूं। मेरी पीआईएल से 31,000 करोड़ रुपए की डीपीआर बनी और वो 2020 में डीपीआर बनाकर सेंट्रल वाटर कमीशन को भेज दी। आपको आश्चर्य होगा 4 साल तक उस डीपीआर को रोके रखा गया, उस पर कोई काम नहीं होने दिया गया, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट थी। इसलिए मैं इन सब चीजों से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि सारा श्रेय की लड़ाई थी, और ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का अगर हिस्सा थी तो 90% फंडिंग तो आप ये पहले ही बता सकते थे। तो 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इतने साल क्यों निकाले? 5 फरवरी 2024 को अचानक से ब्रह्म ज्ञान कहां से आ गया? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे ये इसके लिए 2 लेटर लिखे गए हैं बकायदा स्टेट गवर्नमेंट को, और बकायदा गजेंद्र सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए इसी विषय में, रिवर प्रोजेक्ट कनेक्ट। मैंने तो बहुत बार डिबेट की है इस विषय में, जब आपकी गवर्नमेंट थी तब भी मैंने डिबेट की और इस विषय को उठाया कि अगर आप रिवर इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हो, इस वाले ईआरसीपी को, तो आपको 90% मिल जाएगा केंद्र से, जरूरत ही नहीं है। लेकिन खामखा इसको केवल मुद्दा बनाए रखने के लिए कि नहीं साहब 50% पे ही आप करिए। नहीं तो अटल जी, अब तक नीलामी पे जब प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई, यही जब प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई की जिद रही, अटल जी, जब प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई तो फिर सवाल तो बनता है कि अब तक फिर नीलामी पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? ये मामला जरूर सामने आया, अब आप जरूर आश्वस्त कर रहे हैं कि ये कार्रवाई होगी, लेकिन ये भी एक सवाल है फंडामेंटल कि भाई अब तक क्यों नहीं नीलामी पर रोक लगाई गई? जब एक नया तरह का प्रोजेक्ट सामने था, 90% केंद्र फंड कर रहा है, केवल 10% सरकार राज्य को फंड करना है, तो नीलामी पर अब तक रोक लग जानी चाहिए थी। अटल जी, इसका जवाब। राहुल जी, बिल्कुल ये बात आपकी है ना, काफी ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं और उस वक्त ये बात संज्ञान में नहीं आई और किसी तरीके से छूट गया, तो ये विषय छूट गया। अब क्योंकि ये थोड़ी पता होता है। अच्छा, अलवर की जमीन पर भी औद्योगिक विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई है। अटल साहब, क्या कह रहे हैं? अलवर वाली जो जमीन है उस पर भी
औद्योगिकी विभाग की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है, जमीन का कब्जा वो कह रहे हैं उनके पास है, तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है इन 7 जमीनों में जो लिस्टेड की गई हैं। बिल्कुल, ये जमीनों वैसे तो देखिए अभी आज की स्थिति में तो ये है कि भी सारी खसरा नंबर वगैरह है वो टेक्नोलॉजी से, आईटी से जुड़ चुका है। तो हिसाब तो ये है कि जिसपे भी प्रकरण चल रहा है उसके अंदर वहां पर ये एक दे दिया जाना चाहिए कि भी ये जमीन का ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो। अब पता नहीं, ये फिर एक जांच का विषय है कि वहां पर अगर कोई कोर्ट का मुद्दा चल रहा था या उस जमीन को लेकर के हॉर्टिकल्चर और सिंचाई विभाग में कोई इश्यूज खड़े थे तो वो क्यों नहीं वहां पर नोटिस में रहा। ये सब जांच के विषय है सर, और ये पुराने समय से चलते आ रहे हैं। ये कोई आज थोड़ी इन दोनों के बीच में, दोनों विभागों के बीच में ये थोड़ी 3 महीने पहले से लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई पुरानी है। और क्यों ये संज्ञान में नहीं आया, क्यों ये राजस्व विभाग की आईटी की क्योंकि पूरा प्रदेश के खसरा मतलब ले चुके हैं, डेटाबेस बन चुका है, तो रजिस्ट्री कैसे हो गई, कैसे किसके नाम हो गई, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा। ये जांच होने के बाद ही आपको ये सारी चीजें के बारे में पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। अब सवाल अरविंद चोटिया जी के पास चलते हैं। अरविंद चोटिया जी का बीच में कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, लेकिन अरविंद चोटिया जी, ये जो पूरा प्रकरण अब चल रहा है ईआरसीपी के इस मसले को लेकर, बार बार एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राज्य सरकार बड़ी तेजी से काम करती हुई प्रदर्शित करती है अपनी तमाम इस वर्किंग को। ऐसे में फिर ये जब शिकायत आती है तो क्या इसकी पूरी वर्किंग पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है? देखिए, वर्किंग तो अभी ईआरसीपी पर शुरू होनी है, लेकिन ये जो जहां तक मेरी बात उस टाइम बीच में रह गई थी कि सरकार का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है। नहीं, ये कोऑर्डिनेशन सरकार की में कमी है या जो अधिकारी मौजूद हैं ये उन्हीं की मिलीभगत से इतना बड़ा खेल चले जा रहा है? नहीं, वो सारी चीजें तभी होती है जब सरकार की पकड़ कमजोर होती है, सरकार के फैसले लेने में देरी होती है। आपने देखा होगा कि जब सरकार नई आई थी तो सरकार आते ही सबसे पहले क्या करती है, वो एजी और डबल एजी की नियुक्ति करती है ताकि जो पीछे से मामले चलते आ रहे हैं उसमें उसकी पैरवी उसके नई सरकार के हिसाब से हो। लेकिन ये जो नई सरकार है ये लंबे समय तक एजी की नियुक्ति भी नहीं कर पाई थी, बहुत लास्ट में जाकर करीब 1.5 महीना उस नियुक्ति में लगाया था। इस दौरान जो पैरवियां होनी थी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सारी पिछली सरकार के हिसाब से हुई ही होंगी। फिर आपने देखा होगा अभी ये मामला भी वैसा ही है कि इसमें वो नहीं हुई। फिर आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक सुरेंद्र सिंह जो एएसपी हैं इसके एसीबी के, उन्होंने सरकार की जानकारी के बिना सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश कर दिया शांति धारीवाल के मामले में कि इसमें मामला बनता ही नहीं है, जबकि वो मामला वसुंधरा राजे सरकार का ही दर्ज कराया हुआ था। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की पकड़, सरकार के कोऑर्डिनेशन की कमी कहीं ना कहीं साफ झलकती है और ये इसी के परिणाम है। ये यशवर्धन सिंह जी, आपको के सामने आ चुका है, सरकार रोक लगा रही है जी, और सरकार के मंत्री ही विसल ब्लोअर बन रहे हैं, तो पकड़ में तो आ जाएगा, रोक भी लग जाएगी, तो घोटाला होगा तो वो भी रुक जाएगा। लेकिन जो सरकार की एक पकड़ होती है सिस्टम के ऊपर, वो उसकी कमी इसमें दिखती है, क्योंकि इतने टाइम में ये पता आसानी से आ जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपने ये करीब ईआरसीपी का जो एमओयू है वो भी आपने डीपीआर का 2 महीने से ज्यादा समय पहले कर लिया। तो इस दौरान जो इससे जुड़े हुए चीजें हैं वो सारी मशीनरी अपने आप काम करती है। उसमें सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता, पूरा सिस्टम चलाता है, उसमें पूरा सिस्टम काम करता है। तो वो सिस्टम सक्रिय नहीं हुआ, वो सिस्टम जागा नहीं, और इसलिए ये नीलामी की चीजें आई सामने हमारे। ठीक है। यशवर्धन साहब, आपको और कहाँ लूप होल्स नजर आने लगे अब इस प्रोजेक्ट की वर्किंग पर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो लंबा चल रहा है और अभी तो काम उस तरीके से शुरू हुआ भी नहीं है, तो अब इसे अगर ये चीज़ें आ रही हैं, हालांकि अच्छी बात ये समझी जा सकती है कि आप भी इससे कहेंगे, इस पर अपने एग्री करेंगे यशवर्धन जी कि सरकार ने एटलीस्ट तुरंत इस पर ये एक्शन लिया है ताकि अधिकारी भी सचेत हो जाएंगे और भी चीज़ें इसमें सामने फिर आगे निकल के आ सकती हैं। लेकिन और कहाँ आपको लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट लंबा चलना है, क्या और आपके हिसाब से क्या सजेशन आप विपक्ष के रहेंगे सरकार को इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा करने में? राहुल जी, तुरंत सक्रिय होना तो बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी कि आपकी कैबिनेट का मंत्री ही
जब आरोप लगाए कि इस तरह का घोटाला हो गया है, तो आप उसमें कुछ करने को बनता नहीं है, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, वरना पूरी सरकार बदनाम होगी। अब इसमें ऐसा एक इशू आ गया है कि एक मंत्री कह रहा है घोटाला हुआ है, दूसरा कह रहा है नहीं हुआ है। तो अब या तो एक सही है दूसरा सही है, तो ये वक्त बताएगा कि किस पर गाज गिरती है। ईआरसीपी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं कि पॉजिटिव तरीके से विपक्ष भी पॉजिटिव तरीके से इसकी मॉनिटरिंग करे और जनता को राहत मिले, जो भी प्रोजेक्ट चले बढ़िया क्वालिटी का बने और जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि इन 13 जिलों को पानी की समस्या से निजात मिले। हम लोग लगातार पिछले कई वर्षों से इस विषय पर काम भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से किसी भी चीज की मॉनिटरिंग भी हो, कंस्ट्रक्टिव तरीके से इशू उठाए जाए, केवल राजनीति के लिए राजनीति नहीं हो, क्योंकि पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और हम पूरी तरीके से सरकार को एक अच्छा भूमिका के साथ उसमें रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जहां कोई इस तरह का कोई घोटाला होगा उसको हम उठाएंगे ताकि जनता के उसमें भी संज्ञान रहे। यशवंत जी, शुरुआत में चर्चा में अरविंद चोटिया जी ने ये आरोप लगाया था कि उनको डाउट था कि भाई सरकार कहीं ऐसा तो नहीं खुद ही नहीं चाहती कि ये प्रोग्राम आगे बढ़े। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर लगता है तो क्यों सरकार नहीं चाहेगी कि ईआरसीपी उनके समय में ठीक प्रकार से पूरा हो जाए? देखिए, अरविंद जी खोजी पत्रकार हैं, काफी गहराई तक चीजों में जाते हैं। अरविंद जी ने अगर कुछ कहा है तो हो सकता है इनके पास कोई इनपुट हो इस तरह का। अरविंद जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अरविंद जी आप म्यूट हैं, आपकी आवाज हम लोग नहीं सुन पाए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूं जी यार, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने ईआरसीपी को रोकने का कोई आरोप नहीं लगाया है। जमीनों की जो नीलामी है, ये रोकने, नीलामी या जो बिक्री है, ये रोकने की सरकार की अब मंशा है, क्योंकि सरकार की अब जानकारी में आया है कि जमीनें बिक रही हैं, जो कि नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि जमीनें बेचने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अब सिर्फ 10% सरकार को देना है। पहले बहुत बड़ा हिस्सा था, ये पुरानी पिछली सरकार में बनी हुई योजना है जमीनें बेचने की भी, तो अब बेचने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन सरकार की जानकारी में ये चीजें बहुत बाद में आई है और यही कहीं ना कहीं सिस्टम के कमजोर होने का सबूत है। पहले जानकारी में आनी चाहिए जब इसका एमओयू हुआ नए सिरे से, डीपीआर का एमओयू हुआ है, उसी टाइम इसे जानकारी में आ जानी चाहिए। उसी टाइम पे जो भी प्रक्रिया उस टाइम रुक जानी चाहिए थी। यहाँ तक बात आनी नहीं चाहिए थी कि जमीन बिक्री तक बात आए और फिर उसको निरस्त करने की बात आए। ठीक है, समझ यशवंत साहब, आप अपनी बात पूरी कर भी सरकार के हैं और रोकने वाली भी सरकार है। ठीक है अरविंद जी, राहुल जी यही कह रहे थे और मैं यही कह रहा हूँ कि अरविंद जी के पास खोजी पत्रकार हैं, काफी अंदर की जानकारियां होती हैं जो हो सकता है हमारे पास नहीं हो। अरविंद जी का जो इशारा है कि ये इनसाइड जॉब भी हो सकता है कि किसी तरीके से ये नीलामी रुकवाई जाए, तो ठीक है। अब वो जिस भी तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई इसमें, लेकिन एक पेच ये फंस गया है कि एक कैबिनेट के 2 मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक कह रहा है घोटाला हुआ है, दूसरा कह रहा है नहीं, भारत सरकार की एजेंसी ने वैल्यूएशन किया है। तो ये सब जांच का विषय है, जांच के बाद पता लगेगा कि एक सही है दूसरे सही है। और लेकिन अगर इंटेंशन करप्शन रोकना है तो फिर आपसी विवाद तो फिर ठीक भी है, दाग अच्छे भी होते हैं कई बार। बढ़िया है, अच्छा है। लोकतंत्र में अगर मैच फिक्सिंग होगी तो फिर लोकतंत्र चल नहीं सकता, तो ये ठीक बात है। होना तो ये चाहिए कि पत्रकारों की तरफ से भी बात आनी चाहिए कि किरोड़ीलाल मीणा जी जो खुद मंत्री हैं, अगर वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, तो ये तो काबिले तारीफ बात है कि वो उनका करप्शन उजागर कर रहे हैं। नहीं, हम तो कर ही रहे ना फिर इस पे चर्चा सर, हम तो बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अटल जी आप कुछ कह रहे थे? देखिए, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो गजेंद्र सिंह जी जो हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि 5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ये केवल ख्याली पुलाव नहीं है। आप ये देखिए कि नवनेरा बांध है, उसको बनाने की, कंप्लीट करने की अवधि थी 2021, आज तक वो पूरा नहीं हो पाया है। तो ये इस तरीके की हम लोगों का कुछ नहीं। दूसरी बात, ये बार बार यशवर्धन जी कह रहे हैं कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर है, एक ने ये कहा दूसरे ने कहा। देखिए, ये प्रशासन जो बेचना होता है ना, वो प्रशासनिक गतिविधि है। एक व्यक्ति, एक जो मिनिस्टर है सुरेश जी रावत, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा काम होता है जमीन की वैल्यूएशन सेंटर की किसी बॉडी से ले लेना, स्टेट की किसी वैल्यूएशन जो एक जो भी वैल्यूएशन कमेटी होती है या कोई कंपनी होती है उससे करवा लेना, और उसके बाद में जो बिड का प्रोसेस होता है वो हुआ है। दूसरे जो व्यक्ति हैं हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर है किरोड़ीलाल जी, उनका है कि उस जमीन का एक्चुअल जो पैसा बनता है वो इतना है, 45 करोड़ के आसपास वो बता रहे हैं।
अब मान लीजिए कि बिड के अंदर 5 लोग आए, नहीं आ पाए, कोई भी कारण हो सकता है, ये सब जांच के विषय है सर। इसको बहुत साधारण तरीके से अपन यहीं पर निर्णय लेते हैं कि भी दोनों मंत्री, हो सकता है दोनों ही ठीक हो अपनी अपनी जगह पर, लेकिन ये जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि ये वास्तव में राजस्व की लूट है, इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, या ये एक प्रोसेस का हिस्सा है या सिस्टम का हिस्सा है कि सिस्टम ने उसी तरीके से काम किया। ऐसा बहुत बार होता है आईटी में, आप बिड करो और अगर व्यक्ति समय पे नहीं पहुंच पाए, टाइम कम हो, लोग नहीं पहुंच पाए, ऐसा बहुत बार होता है। तो यहां केवल आरोप प्रत्यारोप या राजनीति करना उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन तमाम कुछ सवालों के साथ साथ बड़े अच्छा ये भी लगता है अरविंद जी इस पर अपनी राय रखेंगे, क्योंकि उन्होंने लंबा एक अनुभव उनके पास है, अलग अलग सरकार और मंत्रियों की कार्यप्रणाली उन्होंने देखी है, कार्यशैली देखी है, समझी है, ये एक अच्छी बात है। और फिर अटल जी जहाँ तक है तो मुझे लगता है इस बात को लेकर वो आश्वस्त ही करेंगे कि हाँ भाई हम तो करप्शन फ्री ही मामला चाहते हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा का ये जो अंदाज है अरविंद जी कि वो इस बार भी पीछे नहीं हटे, अगर उनको कुछ कमी नजर आ रही है तो सवाल उन्होंने खड़ा किया, और ये सवाल उन्होंने दूसरे चरण के मतदान से पहले ही खड़ा कर दिया था, तब तक दूसरे चरण का मतदान नहीं हुआ था, शिकायत को हुए दिन हो चुके हैं। तो ये तरीका जो है लोकतंत्र के अंदर, क्या ये अच्छा तरीका है? इज इट अ गुड वे कि एक शिकायत तो होती भी रहे फिर उसका सॉल्यूशन होता रहे, तो एक अच्छी चीजें चलेंगी आगे, आपको लगता है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है, और जो भी सरकार इसको कंटिन्यू करती है तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा को आपने पिछली सरकार में देखा होगा, उनके हर हरकत पर सरकार की नजर रहती थी, और अब मुझे लगता है कि अब सरकार की नजर उनके ऊपर रहती है कि कोई भी मामला ऐसा हो तो उनको पकड़ाया जाए, ताकि वो बिना किसी विवाद के उसको सुलटा सकें और आवाज भी उठा सकें। सरकार का ये मैसेज भी जाए कि सरकार ही विपक्ष का काम कर रही है और सरकार ही एक्शन भी ले रही है। ये अलग तरह की इनका एक इंटरनल मिलीभगत टाइप का है ये, और इसमें जो कुछ भी है वो अच्छा है। कम से कम इस चीज पर फिर यशवर्धन जी को भी अपनी नजर बनाए रखनी होगी कि उनकी भूमिका कोई और ना निभाए, इस पर उनको भी नजर। और इस डिस्कशन में अधिकारियों ने बिना संज्ञान के कर दिया होगा तो फिर तो हमें नजर रखनी पड़ेगी। सरकार नजर नहीं रख पा रही है अपने अधिकारियों पर, तो हमें नजर रखनी पड़ेगी कि भाई इनसे तो नजर नहीं रखी जा रही है। तो एज ए विपक्ष हम बहुत कंस्ट्रक्टिव अपनी भूमिका निभाएंगे इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन इस डिस्कशन में एक अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने कहा कि भाई ईआरसीपी के सफल होने में हम एक पॉजिटिव भूमिका निभाएंगे, और मुझे लगता है काफी इंफॉर्मेटिव ये डिस्कशन रहा। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया मैं फिलहाल आपका करता हूं। यशवर्धन जी आपका शुक्रिया, अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, अटल खंडेलवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। लगातार NTV राजस्थान पर इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।